अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस हफ्ते की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से, जिस तरह के हमने देखा कि पूरा ही मुल्क और पूरे ही दुनिया में इस वक्त जो सुनी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, वो एक तकलीफ़ और दर्द की लहर है। श्रीलंका में हमने देखा कि ईस्टर के मौके पे टारगेट किया गया 3 चर्चेस को और 3 बड़े होटल्स को, और अभी तक की इतलात के मुताबिक जिस वक्त अभी हम ये शो कर रहे हैं, इसमें जो डेथ टोल है यानी लोगों के जाबाहक होने का जो नंबर है वो तकरीबन 207 के करीब है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन 450 लोग अभी तक इसमें ज़ख्मी हालत में हैं, जिसमें से कईयों की हालत बहुत क्रिटिकल है। आपको बताते चलें कि श्रीलंका इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कि अभी तक की इतलात के मुताबिक जो लोग जाँ बहक हुए हैं उसमें 30 से ज़ायद फॉरेनर्स भी हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात जो इसमें हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ईस्टर का मौका था, फेस्टिविटी का एक समा था, बहुत सारे लोग अपने त्योहारों को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। 40 रोज़ के रोज़ों के बाद, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर का मौका आया था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये भी थी कि हमने देखा कि एक जो ख़ास तौर पे एक बॉम्बर था, उसने अपने आप को ईस्टर का ब्रंच, लोग साथ मिलकर खुशियाँ मनाना चाहते हैं, इस त्यौहार को मक करने के लिए साथ मिलकर खाना खाना चाहते हैं, और इस बुफ़े की लाइन में ही हमने देखा कि बॉम्बर ने अपने आप को पोजीशन किया और उसके बाद वहाँ पे अपने आप को एक धमाके से उड़ा दिया। पूरे मुल्क में, पूरे शहर में एक खौफ की फ़िज़ा थी। थोड़ी ही देर के बाद श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया। और सबसे मेरे ख़्याल में एज़ अ पाकिस्तानी हम इस बात से इसलिए भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि श्रीलंका ने एक बहुत ही टफ़ टाइम देखा। पहले एक खाना जंगी की सूरत हाल जिसमें वो 30 साल के करीब निबर्द आजमा रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी मईशत को, अपने लोगों को इकट्ठा किया, और उसके अंदर ऑलमोस्ट उसी तरह का रूट था जैसे पाकिस्तान के लिए था। उतना ही टफ था इनके लिए भी अपने आप को रीबिल्ड करना, सब लोगों को एक पेज पे लेके आना, खाना जंगी को ख़त्म करना, मिलिटेंसी को ख़त्म करना, जिन लोगों ने हथियार उठा लिए थे, जो लोग भटक गए थे, उनको मेन स्ट्रीम करना, उनकी महरूमियाँ, उनकी खदशात को सुनना। एक दफ़ा फिर उसी फॉल्ट लाइन को उजागर किया जा रहा है, और इससे तकलीफ़ ये भी है कि जिस तरह हमने देखा कि मईशत को खड़ा करना, दोबारा अपने पैरों पे, अपनी इस्तात पे लेके आना एक बहुत ही मुश्किल अमर होता है। श्रीलंका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री थी, जहाँ वो लोगों को जब वो श्रीलंकन एक्सपीरियंस के लिए आते थे, उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार चलता था। इस तरह का वाक़या होना ऑफ कोर्स श्रीलंकन टूरिज़म को बहुत बुरी तरह हिट करेगा। इनको रीबिल्ड करने में, इस हालात से, इस वाक़े से निपटने के लिए उनको बहुत अरसा लगेगा। लेकिन बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि श्रीलंका हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी क्लोज प्लेस इन आवर हार्ट्स, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान आने से घबराती थी, डरती थी, तो हमने देखा था कि श्रीलंका से चाहे वो उनकी क्रिकेट टीम हो, बाकी लोगों और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पर जिस तरह श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, एक बड़ा ही क्लोज बॉन्ड है श्रीलंका और पाकिस्तान का, और यकीनन इस मुश्किल की घड़ी में तमाम ही पाकिस्तानी साथ खड़े। आपको ये भी बताते चले कि कल मुझे एक बड़ी यूनिक बात ये लगी कि इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास में मुब्तला है, नहीं पता कि अब अगला स्टेप क्या होगा, वहाँ एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। इन इलाकों के अलावा, क्योंकि श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो ट्रैवल सोशल फोरम्स थे, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने ये सवाल किया था कि जी हमने रमज़ान से पहले एक छोटा सा गेट अवे प्लान किया है, हम श्रीलंका जा रहे थे, अब वहाँ की सूरत हाल को देखते हुए आप लोग क्या मशवरा देंगे कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। एंड इट वाज़ रियली हार्टनिंग टू नो कि बहुत सारे लोगों ने नीचे ये कमेंट लिखा था कि बतौर पाकिस्तानी हम इस तरह के हालात से गुज़र चुके हैं, हमें पता है कि इसकी तकलीफ़ क्या होती है, इसका दर्द क्या होता है, तो ऐसे कठिन मौके पे पाकिस्तानी दे स्टैंड विद द श्रीलंकन्स। और बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल नहीं किए, आज भी वो फ़्लाइट्स लेके श्रीलंका पहुँचे हैं। इसके अलावा जो इमदादी टीमें हैं वो पूरी दुनिया भर से यहाँ पे पहुँची हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सानहे से भी जल्द अज जल्द श्रीलंका संभल पाए। आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त वो ट्वीट्स जो हमारे हाईएस्ट ऑफिसर्स की तरफ से की गई हैं, कंडेम किया है, बहुत ज़्यादा एहसास और तकलीफ़ इस बात की महसूस की है। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी ट्वीट देखा, उन्होंने भी कहा कि हम श्रीलंकन के हमारे, क्योंकि एक तो हमारे ख़ित्ते का हिस्सा है, हमारे पड़ोसी मुल्क है, और पाकिस्तान का एक बड़ा ही करीबी रिश्ता इनके साथ है, तो इस मुश्किल की घड़ी में हम इनके साथ खड़े हैं और हमारा दुख भी साझा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज भी ये सिचुएशन ऐसी है जिससे हम बतौर पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, इसके रेपरकशंस देख
सकते हैं। सो ही इज़ विशिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू श्रीलंका। आज पाकिस्तान की पूरी टीम, आज नेटवर्क, वी स्टैंड विद यू, और हम आपकी तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो वो लोग जिनके प्यारे इस वाक़े में बिछड़ गए हैं, उनसे जिनके जो जाँ बहक हो गए हैं, उनको सब्र दे, और सबसे बढ़कर ये कि जो इसमें ज़ख्मी हुए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा बाद वापस आएंगे। हमारे पास प्रोग्राम में आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त लाइनअप है। वी आर स्टार्टिंग द वीक ऑन अ समबर नोट, लेकिन ये भी एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। ये भी आपको एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी सी है और वक्त को अपने बेहतरीन अंदाज में उसको इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी होता है। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ आज पाकिस्तान। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन भर की और इस हफ्ते भर की, क्योंकि मंडे को हम पूरा वीकेंड भी रिव्यू कर रहे होते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या रही। आपको बताते चलें कि मुतवक्के था क्वेटा विज़िट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, और संडे को उन्होंने एक मुख्तसर सा दौरा क्वेटा का भी किया, जिसमें हज़ारा फैमिली से भी मुलाकात हुई उनकी। एक दफ़ा फिर वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाउसिंग स्कीम का इनेकाद किया जा रहा है, बिकॉज हाउसिंग ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। इस वक्त सबसे क्रिटिकल इशू पाकिस्तान के लिए यही है। और दूसरा ये भी कहा गया कि इसमें तकरीबन 5% कोटा होगा हज़ारा फैमिलीज़ का। इसके अलावा तकरीबन 54,000 घर जो वहाँ पे मछेरे कम्युनिटीज़ हैं उनको भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये लिटरली एट द बॉटम ऑफ द रंग है। यकीनन कुछ लोग अपनी सलाहियतों से, अपने काम से अनमिट नकूश हो जाते हैं इन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स एंड इन द सोसाइटी। मोइन अख्तर का शुमार ऐसे ही अमेजिंग एक्टर्स में होता है जिनकी वाकई कॉमिक टाइमिंग और जो उनका मिमिक्री का अंदाज़ था वो सबसे जुदा था। आपको बताते चलें कि उनकी करियर के बिल्कुल आखिर में जो हम लूज टॉक देखते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी अनवर मकसूद साहब के साथ। तो बड़े अरसे तक ये प्रोग्राम चलता रहा और हर रात एक नए रूप में उनको देखना। कहा यह भी जाता है कि अ लॉट ऑफ इट वाज इम्प्रोवाइज्ड, यानी वो किरदार में इस तरह समा जाते थे कि स्क्रिप्ट तो होता था लेकिन ही वुड बी ब्रीदिंग लिविंग दैट कैरेक्टर। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। ही वाज ट्रूली वन ऑफ द लेजेंड्स वी प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, और आज भी जितने के दिलदादा हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन को और उनके काम को देखकर सराहते हैं। आई थिंक कि वन ऑफ द प्लेज जो हम सब ने याद किया और बड़े अच्छे अंदाज में आज भी उसको देखते हैं वो है रोज़ी, जिसमें ऑफ कोर्स ही प्लेड अ वुमन। इट वाज अमेजिंग, और बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आज भी बड़े रेलिवेंट है। तो जी आज दिन था मोइन अख्तर को याद करने का, उनको हमसे बिछड़े हुए 8 बरस का अरसा गुजर गया है। अब जी बढ़ते हैं दोबारा ख़बरों की तरफ और हमारा सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन। जिस तरह के हमने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्वेटा का दौरा किया और वहाँ पर हज़ारा कम्यूनिटी से मिले भी, और सबसे बढ़कर ये कि उनका खिताब जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि जिस तरह के हम देख सकते हैं कि वफाकी काबीना में जो रद्दोबदल आया है, जो वजारतें तब्दील हुई हैं, उसका एक रिएक्शन था। बहुत अरसे से इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी, अचानक फिर ये रिज़ल्ट आते हैं जिसमें ख़ास तौर पर असद उमर साहब की वजारत ख़जाना से अलहदगी एक बहुत बड़ी खबर बनी, उसका एक रिएक्शन आया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर मुकर्रर किया गया है। ये वो तमाम तब्दीलियाँ थी जिस पर अवाम जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी काबीना की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ अगर PTI के जितने एनालिस्ट और उनके रिप्रेजेंटेटिव मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि नहीं जी बिल्कुल सही राह पे गामजन है और डायरेक्शन बिल्कुल सही है, चीज़ें बिल्कुल हाथ से नहीं निकली। तो फिर क्या वजह बनी कि काबीना में रद्दोबदल आया? लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो क्वेटा में खिताब हुआ, उसमें जो अहम चीदा नकात उन्होंने उठाए। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, ये वो अहम बातें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। एक दफ़ा फिर करप्शन की बात की गई और कहा कि एहतसाब का दायरा और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे भी तजिया लेते हैं इन हाल ही में होने वाली डेवलपमेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, ये जो काबीना में रद्दोबदल हुई है उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलवाया। इस इजलास में ख़ास तौर पर वो वज़ीर जिनकी वजारतें तब्दील की गई हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, और इसका बड़ा एक हर इंसान ने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिद्रा सूरत हाल इस वक्त ये है कि काबीना में रद्दोबदल के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, और वो मुश्किलात इसलिए बढ़ी हैं कि जो उनके बड़े क्लोज तस्वर किए जाते थे, जो वफाकी वज़रा आमिर कियानी साहब आप देख लें, फवाद चौधरी साहब देख लें,
उनकी तरफ से उनकी वजारत चेंज करने या उनको निकालने के बाद अब सूरत ये बनी है कि वो नाला दिखाई देते हैं, और पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप जो उनके साथ वाबस्ता था उसकी तरफ से भी नाराजगी का कहीं ना कहीं इजहार किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब आपने देखा कि कई रोज से बिल्कुल खामोश हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे, मीडिया पे नहीं आ रहे, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी कमी महसूस हो, और जब वो मीडिया पे आके दिफा नहीं करेंगे तो जो इस वक्त इमरान खान साहब टीम तरतीब दे रहे हैं दिफा करने के लिए, वो सारी टीम है जो पीपल्स पार्टी से आई हुई है या दीगर जमातों से आई हुई है। इसलिए ज्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी, और खास तौर पे अगर वो पीपल्स पार्टी के लोग जिनके ऊपर पहले माजी में बड़े इल्जामात थे, अगर आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक पॉइंट यहाँ पे खड़ा होता है। जिस वक्त अभी हम देख रहे थे जो उनकी स्टेटमेंट्स, उन्होंने एक तरफ तो कहा कि जी एहतसाब सख्त होगा, लेकिन अब जो उनकी काबीना में लोग नजर आ रहे हैं, जो वजीर नजर आ रहे हैं, कैबिनेट इस तरह की तश्कील दी जा रही है जो ज्यादातर इन्हीं जमातों से निकले हुए लोग हैं। आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आप पंजाब और केपी में भी उनकी असेंबलीज में भी तब्दीली आपको लगता है कि होगी? लोगों का इशारा खास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की तरफ है कि हो सकता है उनके लिए भी हाई अलर्ट अब जारी हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं उस्मान बुज़दार और महमूद खान दोनों का मसला ये है कि उनको उनकी जो कारकर्दगी है उसके साथ साथ उनको पार्टी के अंदर से मुश्किलात का बड़ा सामना है। अगर आप महमूद खान को देख लें तो वहाँ पे आतिफ खान है, तरक्की हैं, वो सारे उनके मुखालफिन शुमार किए जाते हैं, और शाह फरमान जो इस वक्त वहाँ पे गवर्नर हैं, ये सारे ये समझते हैं कि ये जो फैसला हुआ था महमूद खान का ये दुरुस्त नहीं था। फिर परवेज खटक जो साबिक वज़ीर आला है, वहाँ के बड़े प्लेयर हैं, और वहाँ के जो बड़ा सियासी धड़ेबंदी है वो उसके साथ लेके चलते हैं, तो इसलिए परवेज खटक साहब के लिए भी ये बड़ा मुश्किल था कि महमूद खान वहाँ वज़ीर आला बनते। अब भी परवेज खटक अपनी निजी महफिलों में इस बात का इजहार कर चुके हैं, और आपको याद होगा जो पेशावर मेट्रो है उस पर भी जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन टीम की, तो उस पर भी परवेज खटक साहब ने सख्त नागवारी का इजहार किया है। तो मलबा एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिशें वहां होती रहती हैं। महमूद खान ये समझते हैं कि तो आपको लगता है कि महमूद खान साहब बुज़दार दोनों के सर पे इस वक्त खतरे की तलवार लटक रही है। आपसे आखिरी सवाल नसरुल्लाह साहब मैं ये करना चाहूंगी कि असद उमर की हिमायत में जिस तरह आपने कहा कि उनकी वजारत से अलहदगी के बाद बड़े मिक्स रिएक्शंस आए, अवाम की तरफ से भी, पोलिटिकल सर्कल से भी, और खुसूसन PTI के अंदर से भी। शेख रशीद साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने तहैया किया है उनको वापस काबीना में लाने का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगी? देखिए, शेख रशीद साहब की कोशिश तो ये है कि वो किसी न किसी तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसको कहीं अगर धचका पहुंचता है तो उसको वो बचाने की कोशिश करे, क्योंकि शेख रशीद साहब अपना सारी किश्तियां जला के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। दीगर पार्टियों में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, ना शेख रशीद साहब का मुस्तकबिल कोई PMLN के साथ वाबस्ता है। तो उनकी कोशिश ये है कि जो धड़ेबंदियां हो रही हैं इसको रोका जा सके, और कुछ बासर अफराद भी उनके साथ ऐसे मौजूद है जो अपना किरदार अदा करते हैं। तो शेख साहब की तो कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो धड़ेबंदियां जो कारकुनों के माबैन हो रही हैं, खासतौर पर PTI के जो पुराने नजरियाती वर्कर हैं उनके माबैन हो रही हैं, उसको रोका जा सके। क्योंकि शेख साहब को आज खुद भी उन लोगों की तरफ से मसाइल का सामना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए लोग आए हैं, जिसमें बड़े धड़ेबंदियां वाले लोग हैं। तो शेख साहब की ये कोशिश रही है कि वो लोग खासतौर पर जहांगीर खान तरीन का जो मुखालफ ग्रुप है उसको शेख रशीद अहमद सब समझती है कि उसको इंटैक्ट रखा जाए PTI के अंदर, और PTI की काबीना में भी मौजूद रहे। एक तरह से पावर चेक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर उसमें धड़ेबंदियां हो जाएं, अगर उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक्स कायम हो जाएं, और इस वक्त एक पावर चेक की, एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको याद हो कि इलेक्शंस में ही जाते वक्त बहुत सारे तज्जियाकारों ने इस तरफ इशारा दिया था कि ये वो चैलेंजेस होंगे जिसका PTI को सामना करना पड़ेगा। इलेक्टेबल्स को तो उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन क्योंकि ये इलेक्टेबल्स अलग अलग नजरियाती बैकग्राउंड से आते हैं, इनको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। अभी भी हमें उम्मीद है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्मार्ट लीडर। वो कहते हैं कि मुझे टीम तश्कील देना आता है, टीम से काम लेना आता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये नई काबीना जिस भी शक्ल में ये आ रही है, ये यकीनन पाकिस्तान के मसाइल और उसके इंटरेस्ट को अव्वलीन रखेगी। अब जी बढ़ते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा बिग डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन पेरेंट्स के लिए भी और घर वालों के लिए भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट ये है कि आजकल के बच्चे किताबें पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप उनकी लर्निंग देखें या आप किसी भी छोटे बच्चे को फैमिली में ऑब्जर्व करें, वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे वक्त गुजारते हैं, या तो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने या फिर किसी मोबाइल फ़ोन के सामने, स्मार्टफोन पे वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लेकिन किताब के साथ नहीं रहते। आई हैव ऑलवेज सीन दैट एज अ क्रिएटिविटी चैलेंज, और आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही स्टार्टअप आइडिया से जिसने वाकई इसको एज अ चैलेंज लिया और इट स्पार्क्ड देयर क्रिएटिविटी सो टू से। और ये स्पार्क क्या है, ये चिंगारी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आपने देखा है ना, कभी कभार बच्चों को बर्थडे पे कोई ऐसा टॉय मिलता है कि बच्चे से पहले आपका दिल चाहता है आप ज़रा खेल लें उसे, क्योंकि हमारे बचपन में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। आई थिंक स्पार्क इसी तरह की ऐप है। अगर अभी तक आपने इसका बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज़ कि किसी भी बच्चों की जैसे जो कॉमन पिक्चर बुक्स होती हैं जो कि वैसे इंटरैक्टिव नहीं होती, अगर आप स्पार्क को डाउनलोड करने के बाद इसका कैमरा ऑन करके उस तस्वीर को लेके आएंगे, सो ऑटोमेटिकली दैट पिक्चर इज़ गोइंग टू पॉप अप इनटू अ 3D इमेज। ये शेप्स के साथ भी है, एनिमल्स के साथ भी है। आई थिंक इट्स अ वेरी कूल आइडिया, और ये 3 लैंग्वेजेस में है। इसमें आप उर्दू में, इंग्लिश में और सिंधी में इसको देख सकते हैं। और इसके जो फाउंडिंग टीम है उसको लीड कर रहे हैं फसी हसमुख, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फसी, फर्स्ट स्टार्टअप, ग्रेट आइडिया। मुझे ये बताएं कि इनसाइट तो हम सबके सामने ही है कि बच्चे आजकल स्मार्टफोन्स में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक बच्चे को देख के ये आइडिया आया कि फैमिली में कोई बच्चों को देखा या कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे आप कभी भी किसी ओकेजन पे जाएं या कहीं भी जाएं तो आप देखते होंगे बच्चे मोबाइल से कनेक्टेड हैं। हाँ। आप बच्चा रो रहा, आपसे कहते हैं मोबाइल पकड़ा देना, ये लो भैया चुप हो जाओ। इवन आप अपने पूरे फैमिली में किसी भी जगह पे देखें मोबाइल्स कनेक्टेड हैं। और आजकल के बच्चे जनरेशन Z के बच्चे हैं, वो जितना इससे कनेक्टेड है उस तरह से सीखते भी हैं। इसकी वजह ये भी है कि बच्चों को किताबों में इतना कुछ नहीं मिलता जितना मोबाइल से मिलता है, लाइक गेमिफिकेशन, इंटरेक्टिविटी। तो इसको देख के हमें एक आइडिया है कि क्या कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि बच्चों किताबों के करीब लाए। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा, देखिए आइडिया ऑफ कोर्स इस तरह के बहुत सारी और ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे यूनिक नॉवेल्टी है कि दिस हैज़ बिन डेवलप्ड इन द लैंग्वेजेस ऑफ उर्दू एंड सिंधी। अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि जी करिकुलम को अपग्रेड करने की बात है। हमारे जो देही इलाके हैं सिंध के, या फिर जहाँ पे सिंधी पढ़ाई जाती है, तो उसमें करिकुलम में इतनी ज़्यादा कोई इनोवेशन नज़र नहीं आ रही। ये जो इंटरैक्टिव बुक्स नहीं आपको सिंधी में मिलती, तो आप रेगुलर सिंधी की टेक्स्ट बुक लें और उसको आप इस ऐप के जरिए जब कनेक्ट करते हैं, आई एम श्योर द टीचर्स, हाउ व्हाट इज द रिस्पांस फ्रॉम द टीचर्स? उनका क्या रिएक्शन था? टीचर का रिस्पांस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लाइक वो कहते हैं कि एक वाव फैक्टर आया था पढ़ाने में। यू नो, ये अब जो जानवर वो चिड़ियाघर में या जू में देखते हैं, अब वो क्लास में बच्चों को दिखा रहे होते हैं, उनकी टेबल्स के ऊपर उनकी किताबों के अंदर पॉपअप हो रहे होते हैं, बच्चों से ट्रैक कर रहे होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसकी फीचर्स देख रहे होते हैं, सो ऑन। आई मीन आप कॉन्वर्जेशन स्टार्टर देखें ना, बच्चे को एक तस्वीर वर्सेस एक 3D इमेज आपने उसको दिखाया है, जिसमें उस अगर एक एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, उसकी साउंड क्या है, वो क्या खाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द चाइल्ड इज एबल टू रिमेंबर एंड एक्चुअली बिकम फैसिनेटेड बाय। लेकिन जो मैं बात कर रही थी, पेरेंट्स भी फैसिनेट हो जाते होंगे, वो भी उनका दिल चाहता होगा एक एक को पलट पलट के देखें। यस, पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा पहले वो खुश होते हैं, वो देखते हैं कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो पहले उनके हाथ में एक हाथी है, लाइक वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे, देन बुक के ऊपर लेके आते हैं, बुक में एक जिराफ निकल रहा है, सामने आ रहा है, तो वो उनके लिए वाव फैक्टर होता है। फिर वो अपने बच्चों को देते हैं कि इसको इस तरह यूज़ करो। लाइक वो खुश हैं कि अब बच्चा पॉजिटिव यूज़ कर रहा है स्क्रीन टाइम का, मोबाइल का। पहले यूट्यूब पे जाता था, अब वो अपनी बुक के अंदर कोई चीज़ें देखते हैं। व्हाट आर द नेक्स्ट आइडियाज़? क्योंकि आपने जैसे you've tapped into a great market, अब आप क्या इसमें लेटर ऑन इंटरैक्टिव स्टोरीज ऐड कर रहे हैं बच्चों के लिए? अब देखें ये कैरेक्टर्स उनके सामने आ गए, मे बी द नेक्स्ट फीचर कुड बी कि अगर उसने मिसाल के तौर पर बच्चे ने एक ज़ीब्रा को देखा है तो ज़ीब्रा से रिलेटेड कोई कहानी भी हो जो आगे प्रॉब्ली फुली हमारे पास जो अभी नेक्स्ट 4-6 मंथ का विजन है, उसमें हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। हम बुक के अंदर इंटरेक्टिव स्टोरीज लेके आ रहे हैं। जैसे जराफ, अगर वो स्कैन करके जराफ अपनी कहानी सुना रहा होगा बच्चे की लैंग्वेज में, जैसे बच्चे सुनते हैं ना चंदा मामा टाइप की कहानियां, तो उस लेवल की कहानी बच्चे लोकल लैंग्वेज में, यस, वो बच्चा स्विच कर सकता है इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी के अंदर। आई रियली फील कि हमारे पास ना एक बहुत ज़बरदस्त असासा है। जब मैं फोक लोर्स की तरफ देखती हूँ, चाहे वो सिंधी हो, उर्दू हो, बहुत सारे हमारे कहानी के जो किरदार हैं ना, उनको अपडेट होने की ज़रूरत है। अगर आप वेस्ट में देखें तो यही होता है, लाइक दे हैड वन कॉमिक बुक लॉन्ग अगो कॉल्ड स्पाइडरमैन, लेकिन फिर उन्होंने उसको एनिमेट भी किया, उसको 3D में भी आप देख सकते हैं, फिर इसके अलावा रियल एक्टर्स ने भी उसको थ्रू ग्राफिक्स एंड स्टफ परफॉर्म किया। तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप वापस
लेके आ सकते हैं। बहुत सारे हमारे सुपर हीरोज हैं, जैसे मोहम्मद मिर्ज़ा गज़नवी साहब हैं, टीपू सुल्तान हैं, आप इनकी स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं कि बच्चा उनके बारे में जाने। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड दूसरी और चीज़ें, क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं एनिमल कैरेक्टर्स एंड शेप्स एंड प्रोबेबली अल्फाबेट्स एज वेल। हमारे पास 8 प्रोडक्ट हैं जिसमें शेप्स हैं, हमारे पास हैबिट्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और एनिमल्स हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम इंटायर है हमारे पास, जिसमें आप बच्चा अपने हाथ में सोलर सिस्टम दिख सकता है, किस तरह चांद सितारे आपस में वो रोटेट कर रहे हैं, लाइक स्टफ। स्टेप है स्टोरी बिल्डिंग का। हम स्टोरीज के ऊपर ABC फोनिक साउंड लेके आ रहे होंगे और मैथ्स के कुछ सवाल होंगे, उसके बच्चा उससे सीख रहा होगा। I am actually blown away. I'm very impressed that somebody in Pakistan has taken the lead of it. लेकिन फसी मुझे ये बताइएगा कि अभी तक ये आपकी अपनी ही काविशें हैं या आपके पास सीड फंडिंग मौजूद है? हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम ज़रूर वी वुड लाइक टू, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ प्रोविंशियल मैटर, तो एटलीस्ट सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर इसमें कंट्रीब्यूट कर सके इनके साथ, दे कैन डू अ पार्टनरशिप, दैट वुड बी ब्रिलियंट। जस्ट नाइस। एक्चुअली अभी हम लोग जितना भी कर रहे हैं अपने पॉकेट से कर रहे हैं, राइट, कोई फंडिंग नहीं है। हम बूटस्ट्रैपिंग या ग्रोथ हैकिंग है, बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं हम लोग। हम डेफिनेटली चाहेंगे गवर्नमेंट में हमें सपोर्ट करे, बिकॉज सिंध एजुकेशन फाउंडेशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रही है एजुकेशन के अंदर, तो इनिशिएटिव उनके बहुत अच्छे हैं, बट हम चाहेंगे वो यहाँ पे सपोर्ट करें, बिकॉज ये आइडियाज ऐसे हैं जिससे बच्चा इंकरेज होता है और बच्चा सीखने में उसको मदद मिलती है। ITC इज अ वे फॉरवर्ड, जितना ये इंटरैक्टिव हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे ज़रा लोगों की साइकी और नफ्सियात के बारे में। कभी आपने देखा है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो हमें उस वक्त का जो इशू होता है, जो प्रॉब्लम हमारी उस वक्त हो रही होती है, वो इतना बड़ा लगता है कि अगले बंदे की सारी जो खुलूस है, जो उसका प्यार है, जो उसने ज़िंदगी भर में किया होता है, वो एक लम्हे, गुस्से के लम्हे में सब कुछ एक बहुत बड़ा ज़ीरो बन जाता है। बल्कि हम कभी कभार उसको कटहरे में भी खड़ा कर देते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली तुमने मेरे लिए किया क्या है। ये जुमला हम इतना ऑफन सुनते हैं अपने घरों में, अपनी दोस्ती के दरमियान, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर और ऑफिस में भी, कि हमने सोचा आज इसी पे ज़रा बात की जाए। और जब लोगों से पूछा कि आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका रद्द अमल क्या होता है जब आपको कोई कटहरे में खड़ा करके ये पूछे तुमने मेरे लिए वैसे किया क्या है, कौन सा पहाड़ खोदा है, कौन सा तुम खजाना लूट के मेरे लिए ले आए हो, तो उनका क्या जवाब होता है या दिल पे क्या गुजरती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर। जी जनाब, अपनी लाइफ आगे चलाओ। लोग अगर ये पूछ रहे हैं तो आपको एंड में बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, मैं आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन इससे रिश्ते काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमें आप ट्वीट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। क्या ये मर्दों की ही दिल की बात है या ख़वातीन भी कभी ना कभी इस जुमले को फेस करती हैं जब उनके बच्चे या उनके हस्बैंड या उनकी सास या कोई और रिश्ता उनको ये कहता है? ये भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पहले मेहमान को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसला है जी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपना लें, अगर आप शुक्रिया अदा कर दें, किसी ने आपको देखिए चाय ला के दे दी है, इसमें आप खुश हो जाएं, ये ना एक्सपेक्ट करें कि चाय के साथ बिस्किट भी आएंगे। तो क्या ये वाकई शुक्रगुजारी का ही मामला है या कभी ना कभी हमें वाकई दिल चाहता है कि ज़रा तोला नापा जाए कि हम कितना कर रहे हैं और अगला रिलेशनशिप में कितना हिस्सा डाल रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन गोपलानी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। आपके दिल की आवाज़ है, ये आपके साथ हुआ है कभी ये जुमला? हाँ, अक्सर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें बात करते हैं सामने से। एंड एज यू सेड, शुक्रगुजारी का ही मामला है यहाँ पे कि हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का हक रखते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपने कहा कि चाय के साथ बिस्किट, तो मेरा बिस्किट खाने का मेरा हक था, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। और बिस्किट अगर बिस्किट भी आ जाए तो कई लोगों की पर्सनालिटी उसमें खुश नहीं होता। पैटीज भी होनी चाहिए, चॉकलेट वाले नहीं लाए मेरे लिए। तो ये तमाम बातें ये होती है कि जी हम ये शुक्रगुजारी वाली बातें जो होती है ना, हम ये जो कहते हैं ना मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू और प्लीज, हम ये कहना भूल जाते हैं। अच्छा ज़ैन, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सीनियर भी मौजूद हैं, मिसेस मुमताज़ कुरैशी, और इनका क्योंकि इतना तजुर्बा है, इतनी जनरेशन से ये कपल्स को देख रही हैं। अक्सर ये जो जुमला आता है ना वो ख़वातीन बोलती हैं और मर्द हज़रात इसको रिटायरमेंट के बाद ज़रा ज़्यादा ही सुनते हैं। उसके बाद तो ये तस्बीह बन जाती है, वजीफ़ा होता है इसका घर पर। तुमने किया है, घर तो बनाया नहीं, अच्छा जी बच्चों को पढ़ा दिया तो बड़ा एहसान किया। आई मीन व्हाट इज़ इट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग? अस्सलाम वालेकुम मिसेस कुरैशी, थैंक यू वेरी मच for being here। देखो मैं उनके प्रोग्राम यस सर नो सर में आ चुका हूं। अच्छा मिसेस मुमताज, बताएं ना फिर ये जो हम सुनते हैं और मर्द हजरात अक्सर
इसकी तस्बीह सुनते हैं कि तुमने किया क्या है लाइफ में, ऐसा तुम क्यों रोब झाड़ रहे हो। देखो तो, अब आजकल तो ये कहते हैं अगली जनरेशन में रखला डंडा लेके खड़ी होगी कि तुमने क्या किया, तुम्हारे में पिटाई करूंगी। देखिए हमारी वालदा वगैरह बेटे, हमारी वालदा वगैरह तो जैसे डैडी का इंतजार करती थी अब्बू का, और जैसे वो आते थे चाय कि भाई चाय पीनी है, वो तुम्हारे वालिद आ जाए तो फिर बनेगी, फिर उसके साथ कोई समोसा कोई चीज़ फ्राई करके देती थी। उस वक्त कोई ये रिवाज नहीं था कि बिस्किट खिला दिए, नमक पारे बने हुए होते थे, घर पे बनाती थी फ्रेश कि भाई डैडी के लिए रखने, और इतना ये था। अब तो इतना ज़्यादा नहीं करते। अब तो अगर उनको कह दें कि भाई आपने क्या काम किया, माशाल्लाह कैसे हैं, कैसा दिन गुजरा, तो वो भी समझते हैं कि मुझे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है इन्होंने। बस इतना ही बहुत है, वो बेचारे भी अब कॉम्प्रोमाइज कर गए। लेकिन ज़ैद मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ये ग्रीवियंस आहिस्ता आहिस्ता आती है, यानी अगर थोड़ा सा इसको लाइट हार्टेड से सीरियस सब्जेक्ट की तरफ भी ले जाएं, ख़वातीन अगर ये फील करती हैं कि अगले उनके पार्टनर का इतना इनपुट नहीं आ रहा, इसकी वजह थकन भी तो होती है ना, उसको लगता है कि घर के कामों में वो मशगूल है, बच्चों को लुक आफ्टर करना उसी की ज़िम्मेदारी है। एक परसेप्शन शायद उसके भी जहन में होता है कि भाई हस्बैंड तो सुबह गया, उसके बाद रात तक उसको कोई परवाह नहीं है कि पीछे खाना पका है नहीं पका, हम किस हाल में हैं, वो अपना 100% सिर्फ अपनी जॉब को दे रहा है। तो ये एक परसेप्शन खातून के जहन में होता है। अच्छा, इसमें मैं बीइंग अ मैन मैं जानता हूँ इसमें आदमियों की गलती है। गलती ये है कि हम एक्सप्रेस करना नहीं जानते चीज़ें। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे मर्द हज़रात को जानता हूँ जो अगर कोई तीसरे बंदे के सामने अपनी बीवी की बिल्कुल तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी औरत है और घर संभाल के रखा हुआ है, मगर कभी मुंह पे नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ा मसला है, और उनके पास बहुत सारे रीजंस भी है। मैं थक जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता बोलने का। बोलने की क्या जरूरत है? इस रीजन नहीं, ये वो होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसी खातून की ना बड़ी तारीफें हो रही थी जब तक मंगनी नहीं हुई थी, जब तक चेस करना था, जब तक उसको ये बताना था कि मैं बहुत अच्छा पार्टनर बनूंगा, उस वक्त तो सारी मेहनत होती थी, लेकिन बाद में तारीफ नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरवत जहाँ बात कर रही हूँ, बफर जोन कराची से। जी सरवत, क्या मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा कॉल कर रही हूँ। आपकी मुझे अच्छी लगती है बहुत कंपेयरिंग, जो आपने आपका सवाल किया है ना होस्टिंग, ये तुमने किया ही किया है। ये ताना वैसे दोस्तों वगैरह में तो सही है, लेकिन आजकल के बच्चे ना अपने जो माँ बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही किया है, ये बहुत गलत है। वो आपको स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना बड़ा आपको तरबियत तालीम दे के पहुँचाते हैं, फिर आप उनको ये बात कहें, बल्कि वालिदैन को कहना तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमें क्या दिया, कितनी खिदमत कर रहे हो। माँ बाप को ये जुमला नहीं कहना चाहिए बच्चों को। अच्छा सरवत, आपको लगता है कि दोनों तरफ से होता है ये? बच्चे तो पूछते ही हैं, माँ बाप भी अक्सर जैसे बच्चा जवान होता है पहली नौकरी करने लगता है या किसी बात पे अगर तो माँ बाप का तो हक बनता है ना। माँ बाप को तो देखिए, माँ को तो जन्नत खत्म होती है, बाप को दरवाजा, लेकिन आपको माँ बाप से कहने का नहीं। पैदा हुए पहले माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, फिर उसने आपको परवरिश करी, इतना बड़ा किया, आपको इतना कुछ दिया, शादी कल को शादी बीवी आ गई तो आप माँ बाप आपने हमारे लिए किया ही किया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सरवत फॉर कॉलिंग, पॉइंट वेल नोटेड। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह एक तो 2-4 बातें थी छोटी छोटी सी, इसलिए कि हम सब पता नहीं क्यों एक दूसरे से बहुत डरते हैं बचपन से। मैं 60 साल का हो गया, और नतीजा ये है कि जिन चीजों में ताने समझता था वो असल में हिदायतें थी, वो ताने नहीं थे। मगर मैं उनको ताने समझता रहा और अपने आप को जलाता उड़ाता रहा। बिल्कुल। अभी आपने मिसाल दी थी कि जब चाय आ गई तो बिस्कुट नहीं आए। सही। तो भाई अगर बिस्कुट नहीं आए हैं तो मैं इजहार कर दूं कि मुझे बिस्कुट भी चाहिए। असल में सर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे छेड़ा है, और आई एम सो ग्लैड कि आपने ये बात कही है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जी रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत होती है, हम गला फाड़ फाड़ के बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डांट रहे होते हैं, एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन की कमी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और जो चीज है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये कि डायलेक्ट कैसे किया जाए। मतलब आपको चाय में बिस्कुट चाहिए तो आप ये बात बहुत सॉफ्टली स्विफ्टली अखलाक के दायरे में रहते हुए भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा दिल में रख के, अपने दिल में रख के अपनी बीवी बहन या वालदा के लिए अपने दिल में रख के वापस चला जाएंगे, देखो मुझे अंडे पे नमक छिड़क के नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये कॉल करने का और ये बात ब्रिंग अप करने का। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, बट यू एब्सोल्युटली राइट, खवातीन ये करती हैं और बतौर खातून हमें ये एडमिट भी करना चाहिए। हम पहले तो अपनी तरफ से बड़ा जब्त का मुजाहरा करते हैं कि बड़ा हम आला दर्जे पे फायज है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको उस पॉइंट पे ले जाते हैं जब आप लावे की तरह एकदम फटते हैं, और उसके बाद फिर ये आराम से तहजीब के दायरे में रह के बातचीत की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ लड़ाई होती है। तो इस पर हमें भी
काम करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बातों बातों में काफ़ी इंपॉर्टेंट और सीरियस बातें भी हो रही हैं, हालांकि हमने इसको लाइट हार्टेड रखा है। बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल करके बता रहे हैं कि कब कब उन्होंने ये ताना सुना, दिल पे क्या गुजरती है। कुछ इसको बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ उसी वक्त एक्सप्लोड कर जाते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने इसके एंगल्स कवर किए, एक तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये ज़रूर होता है कि जी एक समझता है कि एक हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाके बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, पूरा दिन घर में सिंड्रेला की तरह काम मुझे करना पड़ता है। हस्बैंड साहब ये समझते हैं कि ये तो घर में सेठों की तरह बैठी होती हैं, बाहर जाके मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरा हक बनता है। तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे को ये जुमला बोलते हैं। दूसरा इसका एंगल निकला जब हमने कहा कि बच्चों के बीच में और वालिदैन के बीच में भी ये तबादला हो जाता है, जब रिश्तों को बगैर किसी लिहाज के इस तराजू में तोला जाता है कि व्हाट हैज़ बिन द नेट रिजल्ट फॉर मी, यानी आपने मेरे लिए क्या किया है, पढ़ाना लिखाना जिंदा रखना या हमारे ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये तो सब वालिदैन करते हैं। लाइकवाइज वालिदैन भी समझते हैं कि जब इतनी मेहनत से आपको बढ़ाया है, तरबियत की आपकी, तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन अभी ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि इसका एक और एंगल भी निकलता है कि कभी कभार ख़वातीन टू ख़वातीन, यानी अगर सास भी अपनी बहू से ये सवाल कर लेती कि तुमने मेरे बेटे के लिए और हमारे घर के लिए किया क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया, उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रही हो। ये कितना सच है, इसमें कितनी कड़वाहट है, या दिस इज अगेन अ कॉल फॉर अटेंशन। इस पर बात करते जी अब हमें ज्वाइन किया है ताजवर बेग ने। थैंक यू सो मच ताजवर फॉर बीइंग हियर। कभी ये सुना है किसी खातून से, अम्मी से या सास से या फुप्पो से ये जुमला? हाँ बिल्कुल सुना है। असल में होता ये है सिद्रा कि हम बेसिकली शायद रिगार्ड करना भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अगर हम ये इस बात को शामिल कर लें कि ज़िंदगी में छोटी छोटी सी चीज़ें या कंट्रीब्यूशन जो होती हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें, उनको भी रिगार्ड करें। ये जो भी हम बात कर रहे थे कि सास बहू के बीच की, एक्चुअली वो सास अपने तौर पे वो शायद ये समझ रही होती हैं कि वो जाहिर सी बात है बेटा उनका उन्होंने पाल पोस के तब बड़ा किया है और अब वो बहू आके जो है वो टेक ओवर ना कर ले, और वो थोड़ा सा टाइम पीरियड क्योंकि गुजरा होता है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि तुम्हें घर को भी वक्त देना चाहिए, हस्बैंड की ज़रूरियात का ख्याल रखो, जिसपे कई दफ़ा ख़वातीन बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं कि भाई ये क्या बात हुई, अब इनका लेक्चर शुरू हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो बेचारी बहू भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, शायद थोड़ा टाइम पीरियड उससे गुजरा हो, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने फ़राइज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही होती है। लेकिन क्योंकि वो सास का एक वो जो टेंट्रम हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल, कि वो समझती है कि बेटे को तो मैंने क्योंकि पाला है और इतना बड़ा किया है और मेरी जो स्ट्रगल है और मेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उसकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में वो टेंट्रम बेसिकली वो ट्रेडिशनल, इसमें मेरे ख्याल में रिश्ते की भी वजह है। लाइक अगर किसी कोई मर्द को उसका भाई ये एहसास दिलाए कि भाई तुम्हें जो ना सेविंग ज़्यादा करनी चाहिए या तुम्हारे बच्चे छोटे हैं घर बना लो, वो बात वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेता है। बीवी कहती है तो बहुत बुरा लगता है। लाइकवाइज अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, सास ने कह दिया कि तुमने किया क्या है, तो ज़्यादा बुरा लगेगा। ये भी चुभन है उसमें ज़हन। आई गेस होता है, कई बार ये होता है कि जी बाहर वाला कहता है तो बात समझ में आ जाती है, वही लेक्चर घर वाला देगा वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। अच्छा, शायद ये भी होता है कि हम अपने घर पे या बहुत बड़ा बनने की कोशिश भी करते हैं। यू नो व्हाट, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, मैं बताऊंगा, मुझे कोई ना सिखाए, मुझे घर वाला बिल्कुल ना सिखाए, बाहर बॉस जो भी बोलता हो वो मस्तान में, मगर घर पे वो शेयर होता है। तो कहीं ना कहीं से घर वालों की बात उन्हें समझ में नहीं आती, और कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि शायद हम अपने घर वालों को कुछ समझते नहीं। ये भी एक एलिमेंट होता है कि हमारे जहन में बहुत छोटे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इसको इतना नेगेटिव ना करें मिसेस कुरैशी, ये भी तो होता है ना कि मर्द हजरात बाहर इतने मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में हैं, बॉस की भी सुन रहे हैं, काम की भी टेंशन है, हो सकता है वेंडर्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें, उसकी शायद तवक्को ये है कि घर वाले इस बात का एहसास करें कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। कई दफ़ा आदमी शायद अपनी ज़बान से कह नहीं पाते, लेकिन इस तरह का जुमला जाके हर्ट इसलिए भी करता है क्योंकि वो फील करते हैं यार इसका तो मतलब वो इनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। देखिए ये बात सुने, और मर्द घर से बाहर से आता है तो एकदम औरत चढ़ दौड़ती है बाजू का कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फला हो गया, तुमने क्या किया। बाहर पता नहीं किन किन हालात में
आपका क्या ख्याल है, इतने बड़े ऑफिस को चलाना है, इतने लोगों से डीलिंग करना कोई आसान काम है? और फिर वो टेंशन में आता है, थोड़ा सा उसको टाइम दें, उसको पूछें, उसको ज़रा सा प्यार से मोहब्बत से बात करें तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह बीवी का भी फ़र्ज़ है, मियाँ का भी फ़र्ज़ है। मैं तो ये कहती हूँ फ़र्ज़ अपना अदा करना चाहिए और दूसरे को भी अपना फ़र्ज़। ये नहीं कि मतलब आप ठोसते जाएं कि ये तुमने नहीं, तुमने क्या किया, वो कहता है तुमने क्या किया। हाँ। आप ज़रा रिलैक्स होके, अगर अक्लमंद आदमी और अक्लमंद बीवी हो, ज़रा भी समझदार हो, तो वो मेरा ख्याल है ले लेती है कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। हाँ। ये थोड़ी मतलब जैसे कह रही हैं, अभी मैंने सुना है कि सास से समझती कि मैंने पाला, ये लाजमन आजकल के ज़माने में भी और पहले भी एक माँ जो होती है उसका चलता है। एकदम बीवी बीच में आ गई, हाँ जी, बीवी बीच में आ गई तो वो समझती है कोई नई बात हुई उसने कही बीवी ने सिखाया। लेकिन मिसेस कुरैशी ये भी तो होता है ना कि देखिए अब जैसे हमारी रूटीन और लाइफस्टाइल बदल रही था। आज पहले हो सकता है कि जो सास अपने टाइम में वो कम्प्लीटली सिर्फ एक होम मेकर थी, लेकिन आजकल जो बीवी है वो बाहर भी काम कर रही है, घर भी देख रही है। तो जो सास का स्टैंडर्ड है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो देखती है कि जी ये इतने घंटे घर में है, इतना टाइम दे रही है, इतनी दफ़ा हफ्ते में कुकिंग करती है, मेरे बेटे को तो वो सुख मिल ही नहीं रहा जो मैंने इमेजिन किया था। Exactly, नहीं बिल्कुल ये भी एक रीजन है, बिकॉज क्योंकि देखें आप लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है ना। ठीक है, अब एक वो जो थोड़ा सा उस जमाने में अगर आप बात करें तो जैसे खवातीन ज्यादातर घरों में मौजूद होती थी, अब वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मदर्स भी हैं, ठीक है, वो काम भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से स्केड्यूलिंग की हुई होती है, बच्चों को भी देखना है, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको भी उनकी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से स्केड्यूलिंग करके और टाइम मैनेजमेंट कर रही होती है। उसमें भी बाज़ मैंने देखा है कि लड़कियां जैसे कमा रही हैं, हाँ जा रही हैं ऑफिस जा रही हैं, ख्याल नहीं करेंगी कि सास को भी कोई मैं टाइम दूं। टाइम देने का मतलब है कि कुछ पैसे दे दें, कुछ गिफ्ट ला के दे दें, और अगर वो सारा दिन काम कर रही है उसके लिए कोई सर्वेंट रख दें। मैंने लेकिन मुझे बताएं ये वाली चीजें थोड़ा सा हम इसको अगर ऑब्जेक्टिवली देखें मिसेस कुरैशी, ये स्लैक बेटे को सास देने को तैयार है कि भाई बेचारा थका मांदा आया है ऑफिस से काम करके, बेटी से यानी बहू से ये एक्सपेक्टेशन उसको ले ऑफ नहीं करती। मेरा ख्याल है समझदार आजकल तो मैंने देखा है कि काफी करती है। अब सास ससुर बेचारे लगे हैं, बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, छोड़ने आ रहे हैं, हाँ। अच्छा फिर कुकिंग करवा रही हैं, ये करवा रही हैं, अब समझदार ज्यादा खाते हैं। अच्छा ज़ैन, एक सवाल आपसे मेरा बनता है, मुझे ये बताएं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई जहाँ दो बर्तन होंगे खड़खड़ाएंगे, तो वो खड़खड़ाने तक सही है, जब टूटने शुरू हो जाए तो मसला हो जाता है। तो कई दफ़ा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये डिस्कशन आएगी जब वो गुस्से में होंगे या झड़प हो जाएगी, हवाई फायरिंग होगी, लेकिन कहाँ पे आप समझते हैं कि ये विद टाइम इतनी बड़ी ग्रीवियंस बन जाती है दैट देयर इज नो गोइंग बैक? एक तो होता है ना कि जी रात गई बात गई, लड़ाई हुई, चलो सुबह नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कुछ लोगों की आहिस्ता आहिस्ता दिस बिकम्स अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर द रिलेशनशिप। वहाँ पे क्या फर्क होता है? अच्छा, खास तौर पे पहली बात ये भी है कि क्या आप वाकई में आपने कुछ नहीं किया? ये होते हैं, ये ऐसे केसेस बिल्कुल होते हैं जहाँ जेन्युइनली आदमी वाकई में कुछ नहीं करता, वो बाहर दोस्तों पे बहुत पैसा खर्च करता है मगर घर वालों की जरूरतें पूरी नहीं करता। एक ऐसे लोग होते थे, वहाँ डेफिनेटली आदमी को सही होना है। दूसरा मसला जहाँ अना का मसला आ जाएगा, आपको शिकायतें हैं, शिकायतें आप बात करेंगे और उसको मिलकर सॉल्व करेंगे, आप अना को बीच में नहीं लाएंगे, आप शिकायतों का कोई रेजोल्यूशन निकालें। एग्जैक्टली, आप अगर अना को लेके बैठे हुए हैं कि नहीं जी मैं अना परस्त हूँ और आपने मुझे ये कर दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ पे आप खुद जानती है कि चाहे वो दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे दोस्ती हो, कोई रिश्ता कामयाब नहीं होता। आपके वैसे ऑब्जर्वेशन में लेट गो करना किसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है? यानी अगर ग्रीवियंस है कोई, किसी पुरानी बात पे दिल में एक ग्रज पाल के बैठे हुए हैं, तो खवातीन ज़्यादा ग्रजेस रखती हैं या आदमी? आई गेस दोनों। अच्छा। क्योंकि आदमी भी कहीं तो इक्वालिटी है, आदमी भी कोई हल्का नहीं होता, हाँ। वो भी वक्त ढूंढता है। अच्छा। कोई वक्त होगा, कोई फॉर एग्जांपल अगर उसकी सास ने, लड़की की सास ने कुछ कहा और लड़की ने बहुत कुछ बोल दिया, हाँ। चुप रहेगा। हाँ जी। वैसा ही मामला अगर लड़की के अपने घर पे आया और उसकी माँ ने कुछ किया होगा, आदमी तब उस पाजी को, तब वो एक सियासतदान होता है आदमी। जी बिल्कुल, एक बक्सा खुलता है जिसके अंदर जो जमा करके आहिस्ता आहिस्ता हमने चीजें रखी होती है ना, हम सही वक्त का जहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। खवातीन भी ये करती हैं, आदमी भी ये करते हैं, लेकिन ये जो बक्सा होता है ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को भारी भरकम कर देता है। इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।